मिसेस रचना सिंह इंग्लिश और हिस्ट्री सब्जेक्ट्स पढ़ाते पढ़ाते प्रिंसिपल की पोस्ट हासिल की और पिछले 12 सालों से पूरी जिम्मेदारी से कर्तव्यनिष्ठ होकर इस पद को निभा रही है। सेंट उर्सुलास गर्ल्स हाई स्कूल को रचना जी ने जूनियर कॉलेज तक पहुंचाया। बीकॉम, एलएलबी, बीए, एमफिल, मैनेजमेंट और बीएड इतनी सारी डिग्रियां हासिल कर अपनी हर एक पढ़ाई का उपयोग समाज तथा महिलाओं के उत्थान के लिए कर रही है। गुजरात, ओडिशा, महाराष्ट्र तथा पूरे भारत में ही महिला सशक्तिकरण के लिए प्रबोधन का कार्य करती आई रचना जी आदिवासी महिलाओं के लिए विशेष रूप से कार्य करती है। महिलाओं को अपने पैरों पर खड़े करवाने के लिए पूरा टाइम, टैलेंट एंड ट्रेजर यानी कि वक्त, प्रतिभा और निधि से पूरी मदद के लिए हमेशा तत्पर रहती है। स्वागत है आप सभी का आवाज इंडिया टीवी के इस शो पर जिसका नाम है हम बेटियां सावित्री की। मेरा नाम है मयूरी और मैं आपको सावित्री की अनेक बेटियों से मिलाती हूँ। सावित्री की हर वो बेटी अपना कर्तव्य पूरी तरह से निभा रही है। जितनी भी महिलाएं, जितनी भी औरतें सम्मान से वंचित है, ज्ञान से वंचित है, उन्हें ऊपर लाने में और अपना हक का सम्मान उन्हें दिलाने के लिए वो कार्यरत है। आज की हमारी जो सावित्री की बेटी है, रिस्पेक्टेड रचना सिंह जी। रचना जी पिछले 12 वर्षों से सेंट उर्सुलास गर्ल्स हाई स्कूल में प्रिंसिपल के तौर पे काम कर रही है। YWCA के साथ जुड़ी हुई है और औरतों के लिए काफ़ी सारे काम वो कर रही है। आइए उनसे मिलते हैं, बातचीत को करते हैं शुरू। मैम, वेलकम टू आवर शो। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी कि जैसे मैंने आपके बारे में भी बताया कि आप महिलाओं के लिए काफ़ी काम करती है, तो पहले मैं जानना चाहूँगी कि आपको इतना सक्षम बनाने के लिए जो लोग रहे हैं, आपकी फैमिली, आपके पेरेंट्स, उनके बारे में आप कुछ बताएं। मयूरी, मेरे घर में फैमिली ऑफ एजुकेशनिस्ट कहा जाता है जी। मेरे माता पिता दोनों टीचर्स रहे और मेरी मदर इन लॉ भी एक टीचर रही। तो फैमिली ऑफ प्रिंसिपल्स होने के नाते जो शिक्षा मुझे मेरी माँ से मिली और जो तालीम मेरे फादर से मिले, वो मुझे नहीं लगता कि आमतौर के लोगों को उस प्रकार से शिक्षा ग्रहण कर पाते होंगे, क्योंकि बहुत ही स्ट्रिक्ट थे वो। लेकिन स्ट्रिक्ट के साथ रहने के अलावा उन्होंने अपने बच्चों को एक ही चीज़ के लिए वो कहते थे कि जो आपकी वेल्थ है वो है एजुकेशन। तो उन्होंने जिस प्रकार से एनवायरनमेंट में हमें बड़ा किया, हम भाई बहनों को, तो आज हम तीनों भाई बहन अपने अपने फील्ड में सभी आगे बढ़ चुके हैं, एंड ओनली बिकॉज ऑफ द प्रेयर्स ऑफ आवर पेरेंट्स। और जिस फैमिली में मैं शादी करके गई, उस फैमिली में भी मेरी मदर इन लॉ वो नेशनल अवार्डी रह चुकी है, एज बेस्ट टीचर्स अवार्ड मिल चुका है उनको। तो उनका भी बहुत बड़ा सपोर्ट रहा। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली मेरे हस्बैंड, ही हैज़ बीन द मोस्ट एनकरेजिंग फैक्टर। और उन्होंने मेरे कोई भी काम को ना रोका और ना ही पूछा, क्योंकि उनको मेरे पे उतना विश्वास रहा जी। तो आपके सपोर्टर्स में कौन कौन है? जाहिर सी बात है आपके हस्बैंड और आपकी फैमिली तो है जी। उनके बारे में कुछ जान सकती हो कि किस तरह से और सपोर्ट किया? उन्होंने हर चीज़ में मुझे आगे बढ़ाया, हर चीज़ में। अगर रहा कि एक बहुत ही कम उम्र में मैं प्रिंसिपल बनी, जब मैं सिर्फ 34 साल की थी, 34, तब मैं प्रिंसिपल बनी, और वो भी एक इतनी बड़ी स्कूल की प्रिंसिपल जहाँ पे पूरे एजुकेशन में माना जाता है, कम से कम नागपुर के रीजन में, कि सेंट उर्सुला इज़ अ वेरी रेपुटेड स्कूल। तो ना ही उन्होंने मेरे को उस चीज़ के लिए ये कहा कि ये सीट मत लो। उन्होंने ये कहा कि यू हैव द एबिलिटी, तो यू गो अहेड एंड टेक द सीट। और उस प्रकार से हर एक क्षेत्र में, चाहे वो YWCA की बात हो या फिर चर्च की बात हो या कोई सोशल NGOs की बात हो, कभी भी उन्होंने मेरे को कोई चीज़ के लिए रोका नहीं, हमेशा बस एनकरेज ही किया, ये विश्वास से कि जो तुम कर रही हो वो सही है। जी, बहुत अच्छी बात है। मैम, आपके रोल मॉडल्स, आपके इंस्पिरेशन कौन कौन रहे? मेरे फादर मैं इसीलिए कहती हूँ क्योंकि वो एक छत्तीसगढ़ के एक छोटे से विलेज से आगे बढ़े, लेकिन ही डिड हिज PhD फ्रॉम अमेरिका। और जब वो अमेरिका से वापस लौटे तो वो उन्होंने हिस्लप कॉलेज ज्वाइन किया, और बहुत ही सिद्धांतवादी, और जिस प्रकार से एक इंसान को अपने आप को कंडक्ट करना चाहिए, उन्होंने बहुत सी चीज़ें मुझे उनके प्रिंसिपल रहते हुए, उसके बाद रिटायरमेंट के बाद, उसके बाद जब मैं शादी करके गई और जब मैं प्रिंसिपल बनी,
तो काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ता है। तो उन्होंने मुझसे यही हमेशा कहता है, जो कान में मुझे गूंजता रहता है, आवाज़ जो मेरे कानों में हमेशा गूंजती रहती है, कि कभी भी कोई भी गलत काम करना नहीं। सच्चाई का रास्ता बहुत ही कहेंगे हम एक पगडंडी है या एक नैरो रोड है, लेकिन वही अपनाना, गलत चीज़ का रास्ता नहीं पकड़ना। मैम, इसके बाद मैं जानना चाहूँगी कि आपके एजुकेशनल लाइफ, जैसे आपने बताया आपके पिताजी अमेरिका से पढ़ के आए थे, पर आपका पूरा एजुकेशन नागपुर में ही हुआ? पूरा नागपुर में हुआ। हम लोग तीनों भाई बहनों ने नागपुर से पढ़ के निकले और तीनों ने इस प्रकार से जो पढ़ाई की, क्योंकि फादर और मदर ने दोनों ने एक ही चीज़ कहा था कि कॉम्प्रोमाइज़ कभी भी अपनी एजुकेशन पे करना नहीं, और पढ़ते जाओ और पढ़ने के बाद ही आप नौकरी करोगे, उसके बीच में कोई रोक टोक नहीं आना चाहिए। और उन्होंने काफ़ी डिफ़िकल्टी से, क्योंकि दोनों टीचर्स थे, तो टीचर्स का जायज़ है वो ज़माने में कम तनख्वाहें भी होती थी, लेकिन उन्होंने हमें बुक्स लेने के लिए कभी भी कोई मनाही नहीं करी। तो रीडिंग बिकेम अ पार्ट ऑफ मी। आज अगर मेरे को कोई कहे कि आपको सुख चैन से कैसा सोती हो आप इतने सारे पोजीशंस होल्ड करने के बाद, तो मैं एक ही चीज़ कहती हूँ, एक तो प्रार्थना, दूसरा ये कि बिना पढ़े मैं सोती नहीं हूँ। तो एक रीडिंग एक हैबिट में कल्टीवेट हुई, और फिर आगे जैसे मैं पढ़ती रही, सारा टाइम मेरा फोकस यही रहा कि आई मस्ट एक्सेल। तो आपकी हॉबी या इंटरेस्ट अगर कहे तो रीडिंग ही है? रीडिंग है, लिसनिंग टू म्यूज़िक है, गाती नहीं हूँ मैं, लेकिन लिसनिंग टू म्यूज़िक है। और अगर एक इंटरेस्ट की तौर पे तो नहीं कहूँगी, हॉबी नहीं है वो, मेरा रिचुअल है, वो है एक्सरसाइज। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो इंसान मेंटली फिट रहे और फिज़िकली फिट रहे, तो फिज़िकल हेल्थ जो है हेल्प्स यू इन योर मेंटल अलर्टनेस। तो मैं हमेशा यंग जनरेशन को यही कहती रहती हूँ कि आप लोग कुछ भी करिए, 24 घंटे में से 1 घंटा अपना टाइम निकालिएगा एक्सरसाइज के लिए। जी, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो योगा भी करती हैं आप? थोड़ा बहुत। मैम, कौन सी बुक्स आपको, कौन से सब्जेक्ट पे बुक्स पढ़ना अच्छा लगता है? एक्चुअली फिक्शन में मैं ज़्यादा पढ़ती हूँ। क्यों, एन रैंड की फाउंटेन हेड इज़ वन ऑफ द बेस्ट बुक्स विच आई वुड रेकमेंड टू अ यंग जनरेशन। और इसी प्रकार से जो पुराने ऑथर्स में हम देखेंगे कि देयर आर क्लासिक मूवीज़ ऑल्सो, वेयर बेनहर हो गई, 10 कमांडमेंट्स हो गया, ये मूवीज़ से हमें बहुत कुछ सीखना मिलता है। ये बुक्स से भी जब हम पढ़ते हैं तो ये एक आइडियल वुमन किस तरीके से रहना चाहिए, एंड व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ वुमन, ये बहुत ही, रेबेका जो है वो भी एक किताब ऐसी है जो एक लेडी की पोटेंशियल दिखाती है कि किस प्रकार से हाउ वी कैन फाइट अगेंस्ट ऑल ऑड्स। मतलब बुक्स में भी जो महिलाओं के लिए जो किताबें लिखी गई है, जो उनके बेटरमेंट के लिए जो लिखा गया है, वही बुक्स आप पढ़ना पसंद करती है? ये तो बहुत अच्छी बात है। तभी पता चलता है कि क्या आगे लेना चाहिए, कौन सा स्टेप लेना चाहिए, किस तरह से आगे बढ़ना चाहिए। मैम, यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का वक्त होता है। दोस्तों, यहाँ पर लेते एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइए। हम बेटियां सावित्री की कार्यक्रम आगे यूं ही जारी रहेगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी, ड्यूटी, मतलब ये सारी चीज़ें हैंड इन ग्लव चलती है। तो एक दोनों में बहुत डिफरेंस। ब्रेक के बाद फिर एक बार स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं कार्यक्रम हम बेटियां सावित्री की, और हमारे साथ जो सावित्री की बेटी है, स्ट्रांगली विमेन एम्पावरमेंट में बिलीव करने वाली रचना सिंह। मैम, फिर एक बार स्वागत करती हूँ। जैसा कि हम जानते हैं कि आप 12 वर्षों से सेंट उर्सुलाज़ में प्रिंसिपल रही है, पर शुरुआत आपने पहले टीचिंग से की थी। आप हिस्ट्री और इंग्लिश पढ़ाती थी, तो टीचिंग और प्रिंसिपल का पोस्ट संभालने में, दोनों में फ़र्क क्या है? बहुत बड़ा फ़र्क है। मेरे फादर प्रिंसिपल रह चुके, मेरे ब्रदर भी प्रिंसिपल रह चुके, और मेरी मदर इन लॉ भी प्रिंसिपल। तो मैं हमेशा कहती हूँ वी आर अ प्रिंसिपल्स फैमिली। और जब मुझे ये बहुत ही कम उम्र में मैं जब प्रिंसिपल बनी, तो मेरे फादर खुश तो बहुत हुए, लेकिन उन्होंने एक चीज़ कहा कि कांटों का सरताज तुम्हें मुबारक हो, क्योंकि ये एक ऐसी पोस्ट है जो एक लाइजनिंग की तौर पे कहा जाता है मैनेजमेंट और गवर्नमेंट के बीच में, और टीचर्स एक कड़ी होती है। और टीचिंग पोस्ट जो होती है वो अपने में एक अलग ही मज़ा है, जहाँ पे आप बच्चों के साथ अपना नॉलेज बांटती हैं,
और एट द सेम टाइम एक बहुत क्लोज रिलेशन बच्चों के साथ होता है। लेकिन ये जो प्रिंसिपल की सीट होती है वो आपको बच्चों से थोड़ी दूर तो एक दूरियां बना देती है, और स्ट्रिक्ट ज़्यादा रहना पड़ता है। स्ट्रिक्ट ज़्यादा रहना पड़ता है। एंड आपको अगर स्कूल को बढ़ाना है या इम्प्रूव कराना है तो बहुत सी चीज़ें, एक पिंच ऑफ सॉल्ट जिसे हम कहते हैं, वो अनुशासन लेके आना, तो ये लोगों को पसंद नहीं आता है। तो एनी काइंड ऑफ चेंज इन इंडिया इज़ नॉट ईजिली एक्सेप्टेबल। तो बहुत सी मुश्किलें भी आती है और हर चीज़ में आपकी अकाउंटेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी, ड्यूटी, मतलब ये सारी चीज़ें हैंड इन ग्लव चलती है। तो एक दोनों में बहुत डिफरेंस। तो मैम आपके ये 12 साल जो है प्रिंसिपल पद के, वो कैसे गुजरे? कौन सा आपका जो एक्सपीरियंस रहा इसमें से, इन 12 सालों में से कैसा रहा? 12 साल का एक्सपीरियंस मेरा बहुत ही वंडरफुल रहा। बहुत 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 कुछ सीखने मिला मुझे, क्योंकि लड़कियों का स्कूल है तो प्रॉब्लम्स भी उसी प्रकार से आते हैं। नया जनरेशन को हमें समझना चाहिए, मैं तो ये कहूँगी। मैम सवाल करना चाहूँगी यहाँ पे, क्या ये आपका डिसीजन था कि एक लड़कियों के स्कूल में ही मुझे प्रिंसिपल बनना है, या फिर वो होते गया इसलिए बस? मैं क्योंकि वहाँ पे पढ़ा रही थी पिछले 12 साल से और पोस्ट वेकेंट हुई, मैंने अप्लाई किया और जब वो पोस्ट मिली मुझे, ऐसे कुछ मेरे दिमाग में नहीं था कि आई विल गेट इट बिकॉज आई वॉज वेरी यंग। बट देन व्हेन आई गॉट इट तो मुझे लगा कि एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी कि जब मुझे भगवान ने यहाँ पे एक पोस्ट दिया है, आई हैव टू एक्सेप्ट इट। और ये 12 साल की जर्नी मेरे लिए बहुत बहुत, एट एवरी डे हैज़ बीन अ लर्निंग डे फॉर मी, एवरी डे, बिलीव मी कि। और एक जो मोमेंट मैं कभी भूल नहीं सकती हूँ, 2006-2007 में गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने एक 60 बच्चों का ट्राइबल ग्रुप मुझे जो दिया, 60 ट्राइबल गर्ल्स, जिनको मैंने स्वीकार किया क्योंकि मेरा स्कूल 150 ईयर्स सेलिब्रेट कर रहा था। और मुझे ऐसा लगा कि हम लोगों का स्कूल दूसरे स्कूलों से हटके है। मराठी, हिंदी और इंग्लिश मीडियम तीनों माध्यम है। जूनियर कॉलेज में 2003 में ला चुकी थी और ये एक मेरे सामने चैलेंज था जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये मुझे दिया, ये 60 बच्चों का ग्रुप। और उन 60 बच्चों ने मुझे एक अलग ही दिशा में लेके गए, जहाँ मुझे समझ में आया कि रूरल इंडिया में लड़कियों का, विमेन का कितना डिनायल ऑफ राइट्स है और उनको पढ़ाना एक अपने में एक चैलेंज जी। जो कॉन्स्टिट्यूशन में राइट्स दिए तो गए हैं लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता। और उस दौरान में 2009 में उन्हीं बैच में से एक बच्ची को कैंसर डिटेक्ट हुआ। और जब फंड्स की बात आई, क्योंकि वो बच्चे के फादर मदर दोनों लेबरर थे फार्म में, और मैं तो कहूँगी कि ईश्वर का एक बहुत बड़ा हाथ था जहाँ उस बच्चे को हम बचा सकें। एंड लोगों ने फंड्स जब दिया हमें और उस बच्ची को हम बचा सके, आज मैं प्राउडली कह सकती हूँ कि 2013 में वो बच्ची पल्लवी हैज़ पास्ड हर 10th एंड अब 11th में शी स्टडिंग विद अस। सो ये एक मोमेंट है। दिस इज अ सक्सेसफुल केस। दिस इज अ वेरी वेरी बिग सक्सेस फॉर मी एंड माय स्टाफ एंड माय चिल्ड्रन, कि किस प्रकार से एक मासूम जिंदगी को हम बचा सकते हैं। और ये आपके लाइफ का एक बहुत बड़ा अनफॉरगेटेबल मोमेंट भी रहा होगा। जी मैम, आपने LLB भी किया है, M.Com किया है, B.Com किया है, BA किया हुआ है, इतने सारे अलग अलग फील्ड किया है, मैनेजमेंट स्टडीज़ की है। तो उसमें LLB कुछ अलग है, जिसको यूजुअली लोग प्रोफेशन में अगर किया है तो लॉयर बन ही जाते हैं। तो आपने वो लॉयरशिप क्यों नहीं चूज़ किया? आपने टीचिंग ही क्यों चूज़ किया? लॉयर, मैं जब LLB पास करी एंड मेरे में था एक ज़िद कि मैं लॉयर ही बनूं। और जब मैं कोर्ट्स में जब मैंने ये देखा कि देयर वर वेरी फ्यू वुमेन लॉयर्स देन, बट मेरे में एक हंगर था टू टीच। जब मैंने सारे अपने चीज़ों को ये नाप तोल के देखा तो मुझे ऐसा लगा कि टीचिंग इज़ वन प्रोफेशन विच इज़ वेरी वेरी गुड फॉर मी, इन द सेंस कि मैं बच्चों से रिलेट करके, और लॉ मुझे मेरा छूटा नहीं है। आई एम स्टिल प्रैक्टिसिंग लॉ फ्रॉम द सीट ऑफ अ प्रिंसिपल, वेयर इन लोगों की राइट्स ऑफ द मैनेजमेंट
और किस प्रकार से हम लोग लॉ को एज वुमेन एम्पावरमेंट प्रोग्राम में यूज़ कर सकते हैं इज़ कमिंग टू अ वेरी बिग यूज टू मी। तो आप काउंसलिंग करते हैं? 100% काउंसलिंग करती हूँ मैं। कैसे केसेस आती हैं आपके पास? बहुत डिफ़िकल्ट केसेस आते हैं। YWCA जी, मैं ज़रूर जानना चाहूँगी कि ये जो यंग वुमेन्स क्रिश्चियन एसोसिएशन है, इसके बारे में आप कुछ बताइए। यंग वुमेन्स क्रिश्चियन एसोसिएशन वन ऑफ द ओल्डेस्ट वुमेन एसोसिएशन है इन द वर्ल्ड, और इस एसोसिएशन हैज़ गॉट अ ग्लोबल लिंक। अगर आप लंदन में भी देखो तो YWCA है, अगर US में भी जाएंगे तो आप YWCA, सो इट हैज़ अ ग्लोबल इफेक्ट एंड इट्स अ ग्लोबल मूवमेंट। और इस मूवमेंट के अंतर्गत में विमेन एम्पावरमेंट प्रोग्राम्स बहुत स्ट्रांगली रिकमेंड होते हैं। जैसे सिंगल मदर के आजकल केसेस बहुत हैं, फिर विडोज़ का है। काफ़ी बार हम देखते हैं कि बच्चियां शादी तो कर लेती है एट अ वेरी यंग एज, लेकिन उनके हस्बैंड कोई कारणवश छोड़ देते हैं, तो उनके पास जो छोटे बच्चे रहते हैं उनको हम कैसे ब्रिंग अप करें। सो इट इज़ अ चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, बट यहाँ पे औरतों का काम बहुत होता है। मैं जानना चाहूँगी कि किस प्रकार से इसका काम होता है इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। इस ऑर्गेनाइजेशन में हमने सेल्फ हेल्प ग्रुप्स रखा है, उसके अलावा हमने मॉन्टेसरी ट्रेनिंग फॉर यंग जनरेशन, सिंगल मदर्स को शेल्टर देना। बहुत बार होता है कि जो हम हाल ही पेपर में पढ़ रहे हैं कि ऑनर किलिंग का जो हम देखते हैं, वेरी यंग गर्ल्स आर गिवन प्रोटेक्शन। फैमिली में अगर कुछ प्रॉब्लम्स हो जाए तो ये विमेन रिलेटेड ही इश्यूज यहाँ पे डील की जाती है। तो कोई जैसे भी अच्छा काम कुछ करते हैं और औरतों के लिए कुछ करना, जहाँ पे एक मेल डोमिनेटिंग कंट्री में हम हैं, तो औरतों के लिए कुछ करना बिल्कुल आसान नहीं है। तो कौन सी डिफ़िकल्टीज आपको आई है? द सिस्टम इज़ नॉट वेरी हेल्दी, जहाँ पे हम लोगों को एक पैट्रिकल सोसाइटी है ये, और जो लॉज होते हैं वो पेरेंट्स या फैमिली को समझाना इज़ नॉट सो ईजी। सो काउंसलिंग प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल विच इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। सबसे अगर ज़िंदगी में कोई चीज़ डिफ़िकल्ट है वो है एक पेरेंट को काउंसिल करना। मैम, यहाँ पर मैं आपको रोकना चाहूँगी, एक छोटे से ब्रेक का यहाँ पर वक्त होता है। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और इस बातचीत को, इस प्रश्न को ऐसे ही आगे भी जारी रखेंगे, तो देखते रहिए कार्यक्रम। तो ये एक अवेयरनेस नहीं रहने से, नॉट टू बी अवेयर इज एज गुड एज बीइंग ब्लाइंड। तो आप यू आर नॉट अवेयर ऑफ योर राइट्स, यू आर नॉट अवेयर ऑफ द प्रोविजंस दैट द गवर्नमेंट हैज प्रोवाइडेड। ब्रेक के बाद फिर एक बार स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं कार्यक्रम हम बेटियां सावित्री की, और हमारे साथ है मिसेस रचना सिंह। मैम, फिर एक बार स्वागत करती हूँ। जैसे कि हमारी बातचीत चल रही थी कि औरतों के लिए अगर कुछ करना है तो दिक्कतें तो हज़ार आती हैं, तो कौन सी दिक्कतों को आपको पर्सनली भी फेस करना पड़ा? प्रॉब्लम्स तो अनेक आती है, हर एक लेवल से अगर हम शुरू करें तो पहली बात तो एक्सेप्टेंस का होता है कि देयर इज़ अ प्रॉब्लम, उसका एक्सेप्ट किया जाए जी। और एक्सेप्टेंस के बाद प्रॉब्लम को किस प्रकार से हम एनकाउंटर कर सके। अगर वो एक पुलिस केस है तो पुलिस में जाके उसका FIR दर्ज कराने के अलावा लॉयर्स से बातचीत करो, या फिर खुद ड्राफ्ट बना के, क्योंकि मैं एक लॉयर खुद हूँ तो मैं काफ़ी बार ड्राफ्ट मैं खुद ही बना देती हूँ। और फिर उसके बाद जिस प्रकार से अगर कोई जैसे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की बात हो तो फॉर्मेशन ऑफ द ग्रुप जब होता है तो वहाँ से शुरुआत करने से उसको एक एंड रिजल्ट देने के लिए, तो स्ट्रगल तो लाइफ का दूसरा पार्ट है, और स्पेशली इन अ मेल डोमिनेटेड सोसाइटी तो इट इज़ वेरी वेरी डिफ़िकल्ट टू मेक योर ओन स्टैंड, स्पेशली फॉर अ वुमन। पर फिर भी उन सबके सामने जाकर आपने वो किया है और काफ़ी सारी केसेस आपने इस तरह से हैंडल की है। आई वुड लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट फॉर दैट। और उसके बाद मैं जानना चाहूँगी, जैसे आपने सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के बारे में बताया, तो क्या आप भी किसी सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी हुई हैं? हाँ, देखिए, क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशंस आर प्रमोटिंग सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। वो इसीलिए क्योंकि जो लेडीज़ पढ़ी लिखी नहीं है, जिनके पास कोई और ज़रिया नहीं है कमाने का, पढ़ाई अगर नहीं करी है, आप हाउसवाइफ्स हैं, तो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स इन इटसेल्फ इज़ अ बिजनेस वेयर यू प्रमोट वुमेन टू बिकम एंटरप्रेन्योर्स। चाहे वो ब्यूटी पार्लर का बिजनेस शुरू करे आफ्टर अ पर्टिकुलर ट्रेनिंग पीरियड, या टेलरिंग का,
या किसी प्रकार के कंप्यूटर बिजनेस को शुरू करने के लिए, तो ये सेल्फ हेल्प ग्रुप्स विमेन एम्पावरमेंट का दूसरा नाम है। यानी एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर सके, वो स्मॉल स्केल पे कुछ छोटा सा शुरू कर सके। जी मैम, आप क्रिश्चियन माइनॉरिटी केसेस काफ़ी सारे डील करती होंगी, तो क्रिश्चियन माइनॉरिटी के जो वुमेन हैं उनके क्या प्रॉब्लम्स हैं? क्रिश्चियन माइनॉरिटी के विमेन सबसे बड़े प्रॉब्लम ये है कि दे आर नॉट अवेयर ऑफ द राइट्स, और क्या गवर्नमेंट ने उनके सामने जो बेनिफिट्स देती है वो उन तक पहुंचती नहीं है। तो ये एक अवेयरनेस नहीं रहने से, नॉट टू बी अवेयर इज एज गुड एज बीइंग ब्लाइंड। तो आप यू आर नॉट अवेयर ऑफ योर राइट्स, यू आर नॉट अवेयर ऑफ द प्रोविजंस दैट द गवर्नमेंट हैज़ प्रोवाइडेड। एंड काफ़ी प्रमोशन हुआ है कि माइनॉरिटी वुमेन को प्रमोट किया जाए, और बहुत से गवर्नमेंट ने हेल्प और ऐसे स्कीम्स बनाए हैं। जी मैम, उनके एजुकेशनल स्टेटस का अभी 2010 के बाद का मैं जानना चाहूँगी कि कैसा है अभी? मोस्ट ऑफ द वुमेन आर नाउ गेटिंग एजुकेटेड। अगर आप मेरिट लिस्ट देखें तो मेरिट लिस्ट से आप लिंक कर सकते हैं कि हाउ इम्पॉर्टेंट एजुकेशन इज़ बिकमिंग दीज डेज। आई एम टॉकिंग ऑफ महाराष्ट्र। केरला इज़ 100% लिटरेसी, ये तो हमें सब मालूम है। And I think Maharashtra still has to work very hard as far as literacy rate is concerned. लेकिन फिर भी there is a lot of awareness. अगर आप merit list देखें तो girls are doing very well, better than boys। मैं ये कहूँगी कि PMT हो जाए या AIEEE हो जाए, clearance of girls in these competitive exams is also very high. तो definitely there is a green signal which says कि women are looking forward to education. मैम, आपने ट्राइबल वुमेन के लिए भी काफ़ी कुछ किया है, तो उनके जब प्रॉब्लम्स आप तक पहुंचते हैं तो वो कितना अलग है बाकी किसी जनरली जो सिटीज़ में जो रहते हैं उन वुमेन के प्रॉब्लम से इन ट्राइबल वुमेन के प्रॉब्लम में कितना अंतर है? ट्राइबल वुमेन, पहली बात तो मैं ये कहूँगी कि एक थोड़ा दुख भी होता है कि जो स्कीम्स जो गवर्नमेंट ने ट्राइबल के लिए बनाया है, इट हैज़ नॉट पर्कुलेटेड टू द बॉटम। मतलब ये लेडीज़ को ना ही वो पूरी कम्युनिटी को दे आर अवेयर ऑफ द राइट्स, और उन औरतों में जो प्रॉब्लम है वो एक अवेयरनेस का प्रॉब्लम है। उन्हें ये नहीं मालूम है कि क्या स्कीम्स उनके लिए है, वो ये नहीं मालूम है कि उनके बच्चों को उनको किस प्रकार से एजुकेशन देना चाहिए। जब मैं बच्चों की बात कर रही हूँ तो मेरे सामने लड़का और लड़की दोनों हैं, हाँ? और लड़कियों के लिए ही नहीं मैं बोल रही हूँ। मेडिकल हेल्प सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है ट्राइबल का है, हेल्थ अवेयरनेस इज़ नॉट देयर एट ऑल। सिकल सेल्स बहुत ज़्यादा है उनमें, लो हीमोग्लोबिन सबसे ज़्यादा उन्हीं में है, स्किन डिजीज़ेस सबसे ज़्यादा उन्हीं में है। तो मुझे ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट शुड डू समथिंग इन प्रमोटिंग द मोर एंड मोर काइंड ऑफ हेल्थ प्रमोशन स्कीम्स फॉर द ट्राइबल वुमेन, ताकि उनको एम्पावर करने के लिए। मैम, आप काफ़ी सारे जगहों पर, गुजरात में, उड़ीसा में भी आप लेक्चर्स कंडक्ट करने जाती हैं, वहाँ की महिलाओं को आप अपनी तरफ से बताती है कि कैसा होना चाहिए। तो कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं जिस पे आप फोकस करती है कि ये चीज़ मैं सबसे पहले ज़रूरी समझती हूँ बताना? बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। जालना में मैं एक छोटे से विलेज में गई जहाँ पे संख्या लेडीज़ की ज़्यादा है। वैसे तो बेसिक जालना के आसपास तो आपको पता है कि पानी का बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है, और वो एक जब विलेज में मैं गई और वहाँ मैंने लड़कियों से कम 100 लड़कियाँ थी और उनकी मदर्स को हमने इनवाइट किया था। तो मैंने उनके आँखों में एक भूख देखा। भूख किसके लिए? खाने की भूख नहीं है ये, लेकिन आगे बढ़ने का, टू डू समथिंग इन लाइफ। तो एक छोटी सी बच्ची को मैंने पूछा, बेटा आपको क्या बनना है? तो मुझसे कही वो हंसते हुए कि मैडम मुझे नर्स बनना है। तो जब मैं इनसे बात करती हूँ तो पहले मैं एक फील ले लेती हूँ कि व्हाट इज़ इट दैट दे वांट मी टू स्पीक, और उसी टॉपिक को लेते हुए एक एनकरेजमेंट टॉपिक कि आपको बच्चियों को विलेज से बाहर निकालना है, संस्थाओं में भेजना है, पढ़ाई कराना है, हेल्थ एंड हाइजीन, हाउ इम्पॉर्टेंट इट इज़ फॉर द वेल बीइंग। क्योंकि अगर बोलते हैं, अंग्रेज़ी में कहावत है, द हैंड दैट रॉक्स द क्रेडल रूल्स द वर्ल्ड। ये बहुत सही मायने में ये कहावत है कि एक औरत जो एक बच्चे को पालने में सुला सकती है,
वो इस दुनिया को भी चला सकती है। जी, थैंक यू मैम। चाहूँगी कि यहाँ पर जैसे कि वक्त होता है इस एपिसोड को, इस बातचीत को यहाँ समाप्त करने का, लेकिन जाने से पहले चाहूँगी कि आप कोई एक मैसेज हमारे सभी दर्शकों के लिए दें प्लीज़। मैं तो इतना ही कहूँगी कि एक स्लोगन हम औरतों में रहना चाहिए, ईच वन टीच वन, और बहुत ही ये स्लोगन को हमें अपने लाइफ में अपनाना चाहिए जहाँ भी हम हैं, चाहे वो टीचिंग लाइन में हो या फिर कोई इंडस्ट्री में हम काम कर रहे हो। अगर हमने अपनी बहनों का हाथ पकड़ा तो उसे तब छोड़ना जब वो खड़ी हो जाए अपने पाँव पे और भाग सके। बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी। और दोस्तों, आपको भी एक ही बात कहना चाहूँगी कि जैसे कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने सभी को, हर एक महिला को ये हक दिया है कि एक सम्मान का जीवन वो जी सके, अपने हकों को जान सके, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन में जैसा प्रॉब्लम हो ही रहा है, अब तक उतना लेवल पे सभी औरतें पहुँचे नहीं हैं, तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि उन्हें उतना ऊपर ला सके। और ऐसी ही सावित्री की बेटियां जो हमें यही संदेश बार बार देती रहे जब तक कि ये संदेश पूरी तरह से कामयाब नहीं हो जाए। ऐसी ही सावित्री की अनेक बेटियों से मैं आपको मिलाती रहूँगी अगले कई और एपिसोड्स में। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। धन्यवाद।